ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और वजारत खारजा सहित 9 लोगों की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत के बाद दुनिया पर एक बड़े संकट का साया छाया हुआ है। इस हादसे के पीछे किसी साजिश के शक ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। ईरान आला कमान ने अभी खुलकर किसी का नाम जाहिर नहीं किया है, लेकिन कई लोगों ने इस हादसे के पीछे इजराइल के होने की आशंका जताई है। अगर ये संकट बढ़ा तो दुनिया और भारत पर इसका क्या असर होगा, इस पर हम अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद एक तरफ पूरे ईरान में मातम छाया है तो दूसरी ओर दुनिया में एक और जंग का खौफ। रईसी के साथ इस हादसे में विदेश मंत्री हुसैन सहित 9 लोग मारे गए। ईरान में इस हादसे पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि ये साजिश भी हो सकती है। सबसे पहले हादसे पर उठ रहे सवालों की बात करते हैं। एक साथ उड़ रहे 3 में से एक ही हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार क्यों? खराब मौसम की जानकारी थी, फिर टेक ऑफ क्यों किया गया? लंबी फ्लाइट फिर Mi-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? आपको बता दें कि इस फ्लीट में कुल 3 हेलीकॉप्टर थे, जिनमें से 2 सुरक्षित वापस लौट आए। यानी उसी मौसम और रूट से होकर 2 हेलीकॉप्टर सुरक्षित लौट आए, लेकिन इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। इस पर कई विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अमेरिकी बेल 212 हेलीकॉप्टर में सवार थे। इसे भी ईरान में कई लोग संदेह की नजर से देख रहे हैं। इस बीच इस हादसे पर इजराइल ने साफ कहा कि इस हादसे में हमारी कोई भूमिका नहीं है। तो अमेरिका के सीनेटर चक शूमर ने रईसी की मौत के पीछे किसी साजिश से इनकार किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को फिलहाल ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर इसे साजिश कहा जा सके। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने तो खुले तौर पर धमकी दे दी है कि अगर इजराइल का इस मामले में हाथ पाया गया तो अंजाम अच्छे नहीं होंगे। इब्राहिम रईसी की मौत के बाद मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर है। इस क्षेत्र में युद्ध पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। इसलिए अब सबकी निगाहें इस हादसे की जांच पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और आज की चर्चा में शमूलियत करेंगे माहिर पैनलिस्ट अभिनव नवनीत, डिफेंस एक्सपर्ट जेके त्रिपाठी, पूर्व राजनयिक संजीव श्रीवास्तव, एक्सपर्ट फॉरेन अफेयर्स, और पूर्णिमा नाथ, अमेरिका से जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट। संजीव श्रीवास्तव जी, 3 हेलीकॉप्टर्स का काफिला चल पड़ा था, मगर जिसमें इब्राहिम रईसी सफ़र कर रहे थे। हैरत अंगेज है कि वही हेलीकॉप्टर पहले रूट से डिविएट हुआ, फिर क्रैश हुआ। क्या हादसे से ज्यादा साजिश की भनक नहीं आती? जी, कृपया अपना सवाल एक बार फिर से याना जी आप रिपीट करें, मैं सुन नहीं पाया। सवाल ये था कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जिस हेलीकॉप्टर में 3 हेलीकॉप्टर्स का काफिला था और जिस हेलीकॉप्टर में इब्राहिम रईसी साहब सफर कर रहे थे, वही हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, वो भी पहले रूट से डिविएट होने के बाद। तो क्या ये हादसे से ज्यादा साजिश नहीं लगता? याना जी, वर्तमान समय में ईरान की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं ये इस पूरे हादसे की जांच में संलग्न है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस पूरी घटनाक्रम में किसी भी तरीके की संभावनाओं को रूल आउट नहीं किया जा सकता। ये भी संभव है कि ये एक टेक्निकल स्नैक की वजह से क्रैश हुआ है। इस बात की भी संभावना हो सकती है कि खराब वेदर की वजह से ये घटना हुई हो। ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन जिस तरीके से ईरान वर्तमान समय में अनेक सामरिक चुनौतियां फेस कर रहा था, उसको ध्यान में रखते हुए इस तरीके की संभावनाओं को इनकार नहीं कर सकते कि ये किसी साजिश का भी परिणाम हो सकता है। क्योंकि अभी आप देखिए तो हाल के समय में ईरान और इजराइल के बीच में एक बड़ा कन्फ्रंटेशन हुआ और ईरान के राष्ट्रपति रईसी के कार्यकाल के दौरान ही ईरान ने इजराइल के ऊपर पहली बार इतना बड़ा हमला किया। और वहीं अगर इजराइल के ऊपर हुए 7 अक्टूबर के आतंकी हमले की बात करें तो ये जो हमला है वो एक ईरानियन प्रॉक्सी हमास के द्वारा कंडक्ट किया गया था। और इसको लेकर के ईरान के संदर्भ में इजराइल की बहुत ही कड़ी जो प्रतिक्रियाएं और बयान आए थे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी ईरान को लगातार चेतावनी देने का कार्य किया था। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हुती हो, ये सभी ईरानियन प्रॉक्सीज हैं।
और राष्ट्रपति रईसी जो एक हार्ड लाइनर की इमेज रखने वाले शख्सियत थे, उनके न्यूक्लियर एम्बिशंस भी थे। वो नाभिकी अस्त्रों के एक्विजिशन के लिए काफी उनकी महत्वाकांक्षा थी, और ये भी जो है वेस्टर्न कंट्रीज को जाहिर है कि उसकी आलोचना वो किया करते थे। एक अन्य तथ्य ये भी है कि राष्ट्रपति रईसी के कार्यकाल के दौरान रशिया को ईरान ने उसके यूक्रेन के युद्ध में कामिकाजी ड्रोन्स प्रोवाइड कराए, डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड कराए, और ये भी एक एंगल है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एंगल हो भी सकता है। संजीव जी, वाजिया है, बिल्कुल वाजिया है कि ईरान ने अपने लिए कई दुश्मन बना रखे थे, लेकिन जब हम सिर्फ अगर इजराइल पे फोकस करें तो जेके त्रिपाठी जी, ईरान इजराइल के बीच तनाज़ा बहुत पुराना है। इसी साल की अगर बात करें तो इजराइल ने दमस्कस में ईरानी एम्बेसी पे एयर स्ट्राइक किया, जिसमें 16 लोग मारे गए। बदले में ईरान ने हिजबुल्लाह के हवाले से इजराइल में 300 मिसाइल से अटैक किया। ईरान ने कई बार इजराइल को खुली चेतावनी दी। तो क्या ये धमकियां महंगी पड़ गई इब्राहिम रईसी को? क्या ये मुमकिन है कि ये हेलीकॉप्टर क्रैश मोसाड ने करवाया? देखिए याना जी, मेरा जहाँ तक मानना है कि इसमें टेक्निकल स्नैग या मौसम से ज़्यादा, मौसम की खराबी से ज़्यादा अगर हाथ किसी चीज़ का है तो वो ये है कि शायद ये कोई साजिश है, और साजिश ये एक पक्षीय नहीं। क्योंकि देखिए, मौसम अगर ख़राब था तो मौसम तीनों हेलीकॉप्टर्स के लिए खराब जी, सिर्फ रईसी के हेलीकॉप्टर के लिए। दूसरी चीज़ टेक्निकल स्नैग की बात है, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हर तरह से कि जो वीवीआईपी प्लेन होता है, वीवीआईपी प्लेन की इतनी ज़्यादा चेकिंग होती है उड़ान से पहले, हर तरह की जांच होती है ताकि कोई खामी न निकले। और ये ताजुब की बात है कि वीवीआईपी प्लेन ही क्रैश हुआ, बाकी दोनों प्लेन नहीं क्रैश हुआ। और ये भी ताजुब की बात है कि वीवीआईपी प्लेन सबसे ज़्यादा पुराना था, 69 का था बना हुआ, जो 79 में ईरान की सरकार ने शाह के बाद हस्तगत किया था, उसको दस्तयाब किया था। और बाकी जो दोनों प्लेन थे उसके बनिस्बत नए थे। तो अब ऐसे में इस तरह का प्लेन इस्तेमाल करना, और देखिए मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ, मुझे याद आ रहा 17 अगस्त 1988 जब जो हुआ था कि केस ऑफ फ्लाइंग मैंगोज जिसको कहते हैं, कि जब जनरल जियाउल हक पाकिस्तान में, जनरल जियाउल हक बहावलपुर से उड़े थे, तो उनके जहाज में कई पेटी आम रखे गए, और उन्हीं में से एक पेटी में जो है विस्फोटक पदार्थ थे, जिससे कि उनका हवाई जहाज हवा में ही उड़ गया, हवा में ही विस्फोट हो गया। तो ऐसा ही कुछ हो सकता है। अब देखिए, अगर हादसा है जिसकी कि मुझे उम्मीद लग रही है, सॉरी, अगर ये साजिश है जिसकी भनक लग रही है जी, तो साजिश में भी देखिए याना जी क्या है कि साजिश कोई भी मुल्क अगर करेगा किसी दूसरे मुल्क या मुमालिक के खिलाफ, तो साजिश में 3 पहलू होते हैं। पहला, क्या साजिश करने वाले मुल्क में इतनी ताकत, इतनी हैसियत है। हाँ। कि क्या साजिश करने वाले मुल्क का इरादा ऐसा है। हाँ। तीसरा, कि क्या साजिश करने वाले मुल्क को उससे भरपूर फायदा होगा। हाँ, शदीद फायदा होगा। तो काबिलियत की जब बात करते हैं जेके त्रिपाठी जी, आपने काबिलियत की बात की, तो कर्नल अभिनव, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पाकिस्तान कितना काबिल है इस तरह का अटैक करवाने के लिए? क्योंकि पिछले कुछ महीनों से ईरान और पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान को लेके कई बार झड़प हो चुकी है। जी आना जी, थैंक यू। फर्स्टली तो भारत के लिए एक बहुत ही दुखद घटना है। कल हमारे स्टेट मॉर्निंग है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही शोक व्यक्त किया, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी दुख जताया है इस घटना के ऊपर। 1950 से हमारी दोस्ती है ईरान की, जब हमारा फ्रेंडशिप एग्रीमेंट हुआ था, और 1979 में जब ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद जब रिजीम चेंज हुई थी, तब से हमारा एक नया फेज ऑफ एंगेजमेंट शुरू हुआ था। जी, तो मेरा सवाल पाकिस्तान को लेके है कर्नल अभिनव जी, हम उस पर आएंगे, इंडिया और भारत और ईरान के रिश्तों पर। जी, मैं पहले आप ये बताइए कि मेरी एक थॉट प्रोसेस है, लेट मी जस्ट टेल यू कि मैं वही आ रहा हूँ जहां आप इंडिकेट कर रही हैं, आई एम कमिंग देयर। सो अगर राष्ट्रपति रईसी की मृत्यु होती है तो किसको फायदा होता है और किसको नुकसान होता है? बहुत बार ऐसा कभी हुआ नहीं है इतिहास में कि इलेक्शन के बीच में किसी देश में एक यहाँ के मिनिस्टर जाते हैं और 10 साल का पैक्ट किया जाता है। चाबहार करके हमारा जो पोर्ट है, जो ईरान में हमने डेवलप करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया 10 साल का, वो जो राष्ट्रपति जिनकी दुखद मृत्यु हुई है, उनकी वजह से भारत और ईरान का ट्रेड बढ़ रहा था।
तो इनसे किसको फायदा होगा? तो जरूर ये साजिश भारत के दुश्मनों की हो सकती है। तो ये मैं जरूर बोलना चाहूंगा। जी जी, मेरा सवाल था कि पाकिस्तान कितना काबिल है इस तरह का अटैक करवाने के लिए, क्योंकि देखिए अटैक है या नहीं है ये हम अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई काबिलियत की अगर आप बात कर रही हैं तो डेफिनेटली वो काबिलियत हो सकती है किसी स्पाई एजेंसी की, इंटेलिजेंस एजेंसी की, जिसके जो एजेंट्स होते हैं वो हर एक जगह फैले होते हैं, सबवर्टेड लोग भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो हर एक देश में पाए जाते हैं। तो डेफिनेटली काबिलियत तो है। बिल्कुल। पूर्णिमा नाथ जी, अमेरिका ने पहले से ईरान पे सैंक्शंस जारी कर रखे थे। हैरानी की बात यह है कि रेस्क्यू टीम से कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन आने से पहले ही अमेरिकन मीडिया में बातें शुरू हो गई, ये बात चलने लग गई कि रईसी क्रैश में मारे गए। अमेरिका को इतना एतमाद, इतना कॉन्फिडेंस पहले से कैसे था? नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम अमेरिकन मीडिया के बारे में बात करें कि अमेरिकन मीडिया बहुत कुछ कहती है विदाउट समटाइम्स थॉटफुल इंफॉर्मेशंस और रिसर्च एंड थिंग्स लाइक दैट। सो उन्होंने क्या कहा मैंने एग्जैक्टली नहीं पढ़ा है, बट वाइट हाउस से क्या स्टेटमेंट आएंगे उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। ऑब्वियसली ये जो इंसिडेंट हुआ है अभी तक तो लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस आर कमिंग, टारगेट किया जाएगा, ऑब्वियसली अमेरिका के ऊपर भी टारगेट किया जाएगा। लेकिन आपको लगता है, मुझे जो लग रहा है अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी इंटरनल एनिमीज आर ऑल्सो देयर। जैसे उन्होंने जीत के आए हैं उनके इलेक्शन के लिए, प्रेसिडेंट बन के आए, उनका अगेंस्ट बहुत सारे ऑपोजिशन थे और उनको सबको निकाला गया था फॉर वट एवर द रीज़न। एंड इंटरनल एनिमीज तो है, बट वो अगर मुस्लिम ब्रदरहुड का उम्मा एजेंडा आप देखेंगे, सबको यूनाइट करने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, अपने लोगों को भी मरवा सकते हैं। तो आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट रियली हैपेंड ओवर हियर, अदर देन जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है पब्लिकली अवेलेबल है। बट स्पेकुलेशन होगी, अब इन्वेस्टिगेशन होगी, सारे मेजर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए प्रेशर डालेंगे। सो लेट इट हैपन। आई वुड से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कुछ भी कहना ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज वी डोंट नो एनीथिंग। आई मीन 3 प्लेन के अंदर एक ही प्लेन में क्रैश कैसे हो सकती है? जी, आप इस तरफ से कुछ बताने की कोशिश करिए, इंडिकेट करने की कोशिश करिए कि ये ईरान का अंदरूनी पॉलिटिकल मामला हो सकता है, एक साजिश हो सकती है, लेकिन ईरान की इंटरनल सियासी साजिश हो सकती है। आप इस तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल बराह रास्त में संजीव श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगी। संजीव जी, ये बताइए कि कहा जा रहा है कि आयतुल्लाह खमेनी का बेटा मुस्तफ़ा खुमैनी भी साजिश में मुलविस हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह के बाद इब्राहिम रईसी अगले सुप्रीम लीडर बनने वाले थे। जी जी, देखिए याना जी, जैसा कि मैंने कहा कि इसमें सभी तरीके की संभावनाएं हो सकती हैं, किसी को भी रूल आउट नहीं कर सकते। और इसके घटना के पीछे ईरान का जो डीप स्टेट है और ईरान के अंदर जो एक मॉडरेट्स का और एक हार्ड लाइनर्स के बीच में जो टसल चलता है, और ये टसल का एक इतिहास रहा है। हमने ये देखा है कि ईरान के अंदर जो मॉडरेट्स और हार्डलाइनर्स के बीच के टसल्स का ही परिणाम था कि 1988 में जो वहाँ पर बड़ी संख्या में जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनका एग्जीक्यूशन किया गया था, और उस एग्जीक्यूशन को करने की प्रक्रिया में इब्राहिम रईसी ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। और जाहिर है कि इस तरीके का जो आंतरिक जो मतभेद, आंतरिक संघर्ष, आंतरिक कलह ईरान की राजनीति में पहले से रही है। और ऐसे में जो आपने संकेत किया कि खामनाई का जो बेटा है या उनके अलावा जो अन्य जो ईरान के जो मॉडरेट ग्रुप्स के जो लीडर्स हैं वो भी ऐसी किसी साजिश में हो सकते हैं, ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। और ईरान के डीप स्टेट के द्वारा भी ऐसी साजिशें रची जा सकती हैं। जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि हाल के इतिहास में अगर पाकिस्तान में देखें तो जियाउल हक की जिस तरीके से उनकी मृत्यु हुई थी हेलीकॉप्टर क्रैश में, और जैसा कि सर ने जिक्र किया कि आम की जो पेटी है
वो उसके अंदर कुछ ऐसे जी, कर्नल अभिनव जी, ये तो जाहिर बात है कि साजिश की बू यहाँ पर आ रही है, लेकिन कर्नल अभिनव ऐसे स्पेकुलेशन क्यों चल रहे हैं हर जगह मीडिया में कि इब्राहिम रईसी की मौत के बाद अब शायद वर्ल्ड वॉर शुरू होने के आसार हैं? याना जी, हम सब ने देखा था कि ईरान का मिसाइल अटैक हुआ था इजराइल के ऊपर, और तब तो इजराइल की मदद के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जॉर्डन भी आए थे। अगर इजराइल अब रिटेलिएट कर सकता था तो ईरान शायद वो स्पेकुलेट करेगा कि इजरायली हाथ उसमें हो सकता है, और जब अगर ऐसा कोई एक्शन फिर से ईरान लेगा तो ईरान के जो एलाइज हैं वो उसके साथ आ सकते हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ एस्केलेट हो सकती है, और कोई भी ऐसा एस्केलेशन भारत के लिए भी बहुत डेंजरस हो सकता है। तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, जो अपने डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स कर रही है, वो तो करते रहे, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी अपनी तैयारी रखनी चाहिए। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, सभी लोग यहाँ पर भूल रहे हैं, बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ कि व्हाई नॉट यू आर पॉइंटिंग फिंगर टुवर्ड्स चीन। चीन के क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज नहीं है, उन्होंने छुपा के रखी हैं अपनी एजेंसीज। तो मेरा तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की अगर बात हो रही है तो मैं तो बोलूँगा कि शायद चीन का भी हाथ हो सकता है। जी, चीन कितना मुलविस हो सकता है इस साजिश में? जे के त्रिपाठी जी, जाहिर बात है कि अगर दो ऐसे ममालिक हैं जिनको ईरान से कभी दिक्कत रही है, तो एक वो है इजराइल और दूसरा वो है अमेरिका, मगर चीन जो है हमेशा दोस्ती बना के रखता था ईरान के साथ, और 5 कॉरिडोर रेलवे जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है चीन के लिए, जो ईरान से गुजरता है। मगर ये भी सच है कि आईमैक कॉरिडोर, जब भारत ने आईमैक कॉरिडोर साइन किया तब हमास ने इजराइल पे अटैक किया क्योंकि उसमें इजराइल इन्वॉल्व था। अब भारत ने चाबहार पोर्ट का डील साइन किया और इब्राहिम रईसी को मारा गया। क्या ये मुमकिन है किसी भी तरह से कि चीन जो भारत को अपना एक इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर की तरह देखता है, उसने भारत की बढ़ती तिजारती ताल्लुकात ईरान के साथ, उसको रोकने के लिए ऐसा कदम उठाया? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें चीन शामिल होगा, क्योंकि इतनी छोटी बात के लिए कि भारत ने अगर IMEC साइन किया है या भारत चाबहार से वो बना रहा है, इतनी छोटी सी बात के लिए चीन जो है ऐसा नहीं करेगा कि वो एकदम से उनकी हत्या करा देगा रईसी। क्योंकि देखिए, इतना ही नहीं, चीन जो है, चीन ईरान के साथ 25 सालों तक के लिए एक डील कर चुका है जिससे उसको बिना किसी रोक टोक के तेल मिलता रहेगा। तो चीन ऐसा नहीं करेगा। इसके ठीक उलट मेरा ये मानना है कि अगर ये साजिश है, जो कि ज़्यादातर यही सुई उसी की ओर, शक की ओर घूम रही है, तो ये साजिश दूसरी ओर के मल्टीपल कंट्रीज या ऑर्गेनाइजेशन की या इदारों की है। क्योंकि देखिए, एक चीज तो ये है कि इजराइल को इससे फायदा होगा। इजराइल को फायदा इसलिए होगा कि इजराइल ने ऊपर से 2 बड़ी मशहूर हस्तियों को काट दिया है। तो खमेनेई जो 85 साल के हैं, ये कुछ पता नहीं कि वो कितने साल और उस पद पे बैठे रहेंगे उसको से। दूसरे सबसे बड़े रईसी थे जो कि उनकी विरासत संभालने वाले थे, लेकिन रईसी को खत्म कर दिया गया। तीसरे सबसे ज्यादा अहम जो थे वो ये अब्दुल्लाहियान जो विदेश मंत्री थे वो थे, क्योंकि वो जो है वो रूस के दुनिया के 4 प्रसिद्ध विदेश मंत्रियों में से एक है। रूस, चीन, भारत और ईरान। क्योंकि वहाँ के विदेश मंत्री वजीर खारजा उन्होंने ईरान के, वो ही इज प्रोफेशनल डिप्लोमेट, ही वाज अ प्रोफेशनल डिप्लोमेट, और उन्होंने PhD ली थी इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिप्लोमेसी में। तो वो काफी वो थे। तो अब दूसरी चीज है, ईरान में एक तरह का वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया है जिसको भरने में इस वैक्यूम का, मैं यही वैक्यूम का सवाल लेके पूर्णिमा जी के पास जाऊंगी। इस वैक्यूम से क्या अमेरिका को खास फायदा होने वाला है? जब बताया जा रहा है कि अमेरिका की साजिश हो सकती है, मगर इब्राहिम रईसी के बाद तो जो मोहम्मद मुखबिर आएंगे वो भी तो उसी आइडियोलॉजी के हैं और उसी तरह का माइंडसेट है, आयतुल्लाह खोमेनी के नज़दीकी है, जुडिशरी हेड है ईरान के, तो कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला ईरानियन डिप्लोमेसी में। तो फिर जी,
मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, जी। और कहना चाहता था। जी जेके त्रिपाठी जी, हमारे पास और भी गेस्ट हैं और वक्त बहुत कम है, तो मैं दूसरी गेस्ट के पास मूव करना चाहूंगी। पूर्णिमा जी, आपने देखा होगा मेजरली जो एनिमीज होती है ईरान की अभी इजराइल एंड अमेरिका जी। है, वो ईरान के उनके सुप्रीम लीडर्स एंड अदर्स अमेरिका और इजराइल की फ्लैग के ऊपर चले हैं। जी। श्योर किसी की भी साजिश हो सकती है, जैसे मैंने पहले कहा ये इंटरनल साजिश भी हो सकती है उनको जी। खुमैनी की बेटे को बिठाने के लिए, वो भी हो सकता है। तो वी डोंट नो एग्जैक्टली एट दिस जी। पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी डिसीजन क्लियरली लेना बहुत गलती जी, होगी। जी। वी वांट टू सी व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन कम्स अप, बट वन स्पेसिफिक पॉइंट आई वांट टू से इज ये जो घटना है मुझे लगता है इसको मुस्लिम ब्रदरहुड को यूनाइट करेगा पैलेस्टीनियन कॉज से या मुस्लिम कॉज के लिए। तो ये जो आखिरी जिसने भी अल्फाज संजीव श्रीवास्तव जी, पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पे अफसोस जताया क्योंकि इब्राहिम रईसी के नेतृत्व में भारत ईरान के रिलेशंस बहुत ज़्यादा बेहतर हुए थे, तिजारती ताल्लुकात और मजबूत होने वाले थे, और रईसी शायद वो इकलौते मुस्लिम लीडर थे पूरे आलम में जिन्होंने कश्मीर को लेके भारत पे कभी हमला नहीं किया। तो भारत के लिए ये वारदात कितनी नुकसानदेह होगी? निसंदेह याना जी, भारत के लिए ये एक अशोक का दिन है कि इब्राहिम रईसी जैसी एक महत्वपूर्ण शख्सियत का इस तरीके से निधन हुआ, ये बहुत दुखद है। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं अपनी संवेदना व्यक्त की है। ऑफिशियल विदेश मंत्रालय की तरफ से हमारे विदेश मंत्री ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है। पूरा भारतवर्ष आज ईरान के साथ खड़ा है इस दुख की घड़ी में। और ये भारत और ईरान के जो संबंध हैं उनके सिविलाइजेशनल टाइज हैं, ये सिविलाइजेशनल कनेक्ट वाले संबंध हैं। और चाहे कितने भी अपहीवल क्यों ना हो, चाहे कितनी भी रणनीतिक अनिश्चितता मिडिल ईस्ट रीजन में क्यों ना हो, भारत की जो संतुलित, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण और जिम्मेदारी भरी जो विदेश नीति का परिणाम ये है कि भारत और ईरान के संबंध लगातार प्रगाढ़ और गहरे हुए हैं। जी बिल्कुल, भारत और ईरान के संबंध इसी तरह बने रहें, यही उम्मीद रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इब्राहिम रईसी के साथ हुए हादसे की सच्चाई जानने के लिए हमें कुछ इंतजार करना होगा, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि दुनिया पर एक और जंग का साया नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जंग में जीते कोई भी मगर हारती इंसानियत है। सियासी साजिश में इंसानियत को ठेस पहुंचे, ऐसा नहीं चलेगा।